एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस, वेरी गुड। चलो, तो एक थोड़ा सा ब्रेक के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, हम लोग फर्स्ट टॉपिक देख रहे हैं एसपी का, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। हमने बेसिक पार्ट जो है उसका देखा था। ओके, हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का। तो उसके लिए हमने एक इंडस्ट्री शुरू की। ओके, उस बिजनेस के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें लैंड, मशीन, लेबर और रॉ मटेरियल चाहिए। और ये सब चीजें लाने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, मनी। ओके, सो दैट इज आवर कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, तो उसको हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में कंसिडर करेंगे। ओके, उसके बाद एक बार हमारी अमाउंट डिसाइड हो गई कि इतना कैपिटल हमें चाहिए, तो फिर हम लोग उसके सोर्सेज जो है वो देखेंगे। तो सोर्स जो है दैट इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कहाँ से वो पैसे आएंगे। ओके, उसके बाद किससे कितना पैसा लेना है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, अलग अलग सोर्सेस होंगे और अलग अलग सोर्सेस जो है उसके ऊपर फाइनेंशियल कॉस्ट होगी, तो इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। तो दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, उसके बाद ये जो फाइनेंस हमने कलेक्ट किया है उसको क्या करेंगे हम लोग उसका? तो दैट विल बी आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो उसमें से कुछ अमाउंट जो है हम लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब उससे हम लोग एसेट्स परचेस करेंगे, तो उसको कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल। और कुछ अमाउंट जो है वो हम लोग लेबर और रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। ओके, तो ये जो है सारा कैपिटल बजटिंग का पार्ट होगा। ओके, तो बेसिक पार्ट हमने देखा, डेफिनेशन वगैरह हमने देखी कॉर्पोरेट फाइनेंस की। ओके, तो बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब इट इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। ओके, तो बिजनेस में, कंपनी में पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ पे जाएगा, इसका जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट विल बी नथिंग बट कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के आधार पे सारी चीजें जो है चलेगी। ओके, तो हम लोग फाइनेंस कहाँ से अरेंज करते हैं और फाइनेंस का क्या इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, तो ये बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब है। ओके, हमने उसका इंपॉर्टेंस वाला पार्ट देखा कि क्यों कैपिटल फाइनेंस या फिर सॉरी कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों जरूरी है। ओके, उसके कुछ पॉइंट्स देखे हमने। पिछले लेक्चर में हमने कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में स्टार्ट किया था। ओके, हम लोग जो है सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमें फाइनेंस कितना चाहिए, तो उसके लिए जो है सारी चीजों की कॉस्ट हम लोग निकालेंगे। ओके, अभी यहाँ पे तो हमने एग्जाम्पल देखा, इसके लिए मैंने डायरेक्टली आपको अमाउंट्स दिए थे, लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग जो है सारी चीजें जो है उसकी कॉस्ट निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एग्जाम्पल देखा कि हम लोग आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री शुरू करने वाले, तो हमें सबसे पहले लैंड जो है वो लगेगी, तो उसकी कॉस्ट हम लोग निकालेंगे। उसके बाद फैक्ट्री बनानी पड़ेगी हमें, तो कंस्ट्रक्शन के लिए कितना पैसा लगेगा उसकी कॉस्ट हम लोग कंसिडर करेंगे। उसके बाद हमें मशीन्स लगेगी, तो मशीन्स कितने में आएगी इसकी हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। फिर उसके बाद हमें रॉ मटेरियल लगेगा, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट हम लोग कंसिडर करेंगे। उसके बाद लेबर हमें चाहिए, तो उसकी कॉस्ट होगी, और बाकी भी कुछ चीजें जो है उसके ऊपर हमें खर्चा करना पड़ेगा। तो इन सब खर्चों को मिला के फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैपिटल कितना होगा। ओके, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लान। तो ये जो है फाइनेंशियल प्लान का पार्ट होगा। ओके, उसके बाद एक बार जब हमने फाइनेंस कलेक्ट कर लिया, एक बार जो हमने कैपिटल रेज कर लिया है, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ अमाउंट जो है वो फिक्स कैपिटल में लगाएंगे। तो फिक्स कैपिटल मतलब क्या होगा? तो अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर बाइंग एसेट्स। ओके, तो एसेट्स परचेस के लिए करने के लिए जो कैपिटल हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसको फिक्स्ड कैपिटल हम लोग कहेंगे। तो ये जो एसेट्स हम लोग परचेस करने वाले हैं सारे बिजनेस के लिए, जो एसेट्स लगेगी, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ओके, व्हीकल, मोटर कार्स, इक्विपमेंट्स, अलग अलग एसेट जो है उनकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो वो हम लोग परचेस करेंगे। तो दैट विल बी कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल। ओके, उसके हमने फैक्टर्स देखे थे पिछले लेक्चर में। ओके, कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेंगे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग या फिर पब्लिक यूटिलिटी बिजनेस है तो वहां पे मशीनरी ज्यादा लगेगी, वहां पे फिक्स कैपिटल कॉस्ट जो होगी हमारी ज्यादा होगी, तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट वहां पे ज्यादा होगी, ट्रेडिंग में कम होगी। ओके, उसके बाद बिजनेस अगर छोटा है
तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। बिजनेस जैसे बढ़ता जाएगा कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। ओके, अगर हम लोग लीज या फिर रेंट पे ले रहे चीजें तो वहां पे कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, लेकिन अगर हम लोग खुद का परचेस कर रहे हैं तो फिर वहां पे कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होगी। ओके, उसके बाद अगर हम लोग सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको अगर हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं, ओके, हमारे प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग बाहर से बना के ले रहे हैं तो फिर हमें मशीन या फिर एसेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां पे उसको परचेस करने की भी जरूरत नहीं है, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो कम लगेगी हमें। ओके, उसके बाद एसेट्स को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट जो है वो होगी। ओके, कुछ सालों के बाद एसेट जो है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमें जो है नई एसेट लेनी पड़ेगी, तो फिर उसके लिए हमें फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वहां पे लगेगी। ओके, उसके बाद इंटरनेशनल कंडीशंस है या फिर इकोनॉमी में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसका भी असर जो है वो हमारे कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा। पॉपुलेशन ट्रेंड का भी असर होगा, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, और जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा वैसे हमें एसेट्स की रिक्वायरमेंट भी लगेगी, जैसे मशीन्स लेनी पड़ेगी हमें और जगह लेनी पड़ेगी हमें, हमारा जो बिजनेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर वहां पे लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, ये सारी चीजें जो है बढ़ जाएगी, तो अपने आप फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। ओके, आप बस बेसिक पार्ट को याद रखिए, फिक्स कैपिटल मतलब क्या, तो जो कैपिटल हम लोग फिक्स एसेट्स परचेस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको फिक्स्ड कैपिटल कहा जाएगा। तो जैसे ही ये फैक्टर्स आएंगे वैसे फिक्स कैपिटल जो है वो भी बढ़ता जाएगा, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो भी वहां पे बढ़ती जाएगी। ओके, उसके बाद कंज्यूमर प्रेफरेंस वाला पॉइंट था, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया कि आजकल मोबाइल फोन जो है वो पूरी तरह से कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गए हैं। ओके, जो लोगों को चाहिए वही मोबाइल कंपनीज आजकल दे रही, जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को अच्छा फोटो चाहिए तो मोबाइल कंपनीज जो है वो कैमरा फोन अच्छे निकाल रहे हैं, म्यूजिक उसमें डाल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनको जो है वहां पे मोबाइल फोन्स में डाला जा रहा है। ओके, तो फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि ये सब चीजें बनाने के लिए कैपिटल जो है वो भी बहुत ज्यादा लगेगा। ओके, उसके बाद कॉम्पिटिटिव फैक्टर भी है। ओके, कंपटीशन जो है वो भी मार्केट में बहुत ज्यादा है, और अगर हमारा कॉम्पिटिटर ऑटोमेशन में स्विच हो गया, ऑटोमेशन मतलब अगर उसने मशीन्स वगैरह लगाई या फिर उसने जो है मशीन्स के ऊपर प्रोडक्शन शुरू किया, तो हमें भी फिर मशीन और ये सारी चीजें जो है लगानी पड़ेगी, क्योंकि फिर अगर हमने नहीं लगाई तो फिर हमारा प्रोडक्शन कम होगा और फिर हम लोग बिजनेस में जो है पीछे रह सकते। तो अगर हमारे कॉम्पिटिटर ने मशीन्स या फिर ऑटोमेटिक चीजें जो है अगर खरीद ली है, तो हमें फिर मार्केट में कंपटीशन में टिके रहने के लिए ये सारी चीजें लगानी पड़ेगी, तो फिर हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो वहां पे बढ़ जाएगी। ओके, यहाँ तक आ गए थे हम लोग, समझ में आए यहाँ तक? यस सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं वर्किंग कैपिटल का। ओके ना, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में हमने ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल को देखा है। ओके, लेबर और रॉ मटेरियल, इन चीजों में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब इन चीजों के ऊपर जब हम लोग खर्चा करेंगे तो उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाएगा। ओके, सिंपल टर्म्स में आप वर्किंग कैपिटल को याद रखो। कैपिटल का एक पार्ट जो है वो हम लोग एसेट्स परचेस करने के लिए लगाएंगे। ओके, अभी हम लोग आइसक्रीम बनाने वाले हैं, तो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी लगेगी, तो दैट विल बी आवर फिक्स कैपिटल। और उसके बाद रॉ मटेरियल और लेबर भी हमें लगेगा, तो दैट विल बी आवर वर्किंग कैपिटल पार्ट। ओके, तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या है, तो जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज चलाने के लिए हमें जो कैपिटल लगेगा उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहेंगे, सिंपल टर्म्स। ओके, कैपिटल which is used to carry out the day to day business activities। तो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए जो कैपिटल हमें चाहिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। ओके, बहुत ही सिंपल टर्म्स में। फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या, तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, देखो ये देखो, तो 50 लाख की रिक्वायरमेंट थी हमें, 50 लाख अरेंज हो गए। अभी ये 50 लाख में से हम लोग 30 लाख जो है वो एसेट्स को परचेस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये 30 लाख क्या हो गया, दिस विल बी कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल। और 20 लाख जो है उसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए कर रहे हैं, तो हमें लेबर चाहिए, वर्कर्स चाहिए, उनकी पगार देनी पड़ेगी, तो उसके लिए पैसा चाहिए।
और रॉ मटेरियल भी हमें परचेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी पैसे लगेंगे। तो 20 लाख रुपए का इस्तेमाल जो है हम लोग लेबर और रॉ मटेरियल के लिए कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग वर्किंग कैपिटल। ओके, याद रखिए आप, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो नॉन रिकरिंग होती है, बार बार नहीं लगती। हम लोग बार बार लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी परचेस नहीं करेंगे, लेकिन वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ये फ्रीक्वेंट होगी, रिकरिंग होगी। क्यों? लेबर को हर महीना पैसे देने हैं और रॉ मटेरियल तो बार बार लगेगा। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो बिजनेस में कैसी होगी? फ्रीक्वेंट होगी। ओके, तो वर्किंग कैपिटल के बारे में देखते हैं हम लोग क्या दिया है उन्होंने। ओके, तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज चलाने के लिए कैपिटल हमें चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे वर्किंग कैपिटल। ओके, तो बिजनेस अगर हमें स्मूथली चलाना है तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो भी बहुत जरूरी है। ओके, रॉ मटेरियल हमें बहुत ही लगने वाला है, फ्रीक्वेंटली लगने वाला है, तो रॉ मटेरियल कैसे परचेस करेंगे हम लोग? तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए, तो वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंडर आएगा। ओके, तो बिजनेस को जो है वो प्रॉपरली रॉ मटेरियल मेंटेन करना पड़ता है, स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। कभी कभी क्या हो सकता है, आपको अचानक से कोई बड़ी ऑर्डर मिल गई या फिर कोई बड़ी रिक्वायरमेंट आपको है। ओके, ऐसे समय पे अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, अभी आइसक्रीम के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए हमें? व्हाट रॉ मटेरियल डू वी रिक्वायर फॉर मेकिंग आइसक्रीम? मिल्क एंड शुगर। यस, सबसे मेन प्रोडक्ट जो है वो तो है मिल्क। ओके, दूसरा है शुगर और वेजिटेबल ऑयल। ओके, और फ्लेवर। एसेंस, उसको हम लोग कहेंगे दैट इज फ्लेवर्स। ओके, अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं। ओके, तो वो भी होगा। ओके, कोन्स और और पैकिंग। वो तो है, लेकिन वो बनाने के लिए तो नहीं चाहिए ना हमें, बनाने के लिए। चॉकलेट एंड कोको पाउडर। ओके, और क्या क्या लगता है? ड्राई फ्रूट्स। प्रिजर्वेटिव्स। ओके, ड्राई फ्रूट्स, कुछ आइसक्रीम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ईटेबल कलर्स। यस, वो एसेंस में आएगा, फ्लेवर्स में आएगा, करेक्ट। आइसक्रीम हम लोग खाते तो कभी आप पढ़ते हो उसके पीछे क्या क्या लिखा होता है? जब आप आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम का जो रैपिंग होता है, पैकिंग होता है, कभी उसको पढ़ा है आपने केयरफुली? कभी देखा है आपने इसमें क्या क्या? इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं और ये भी लिखा रहता है कि वो फ्रोजन है या नहीं है। ओके, तो इंग्रेडिएंट्स कभी आपने पढ़े? तो इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? मिल्क है, शुगर है, वेजिटेबल ऑयल्स है, एसेंस है दैट इज फ्लेवर्स, चॉकलेट है, प्रिजर्वेटिव्स है, ओके, ड्राई फ्रूट्स है। ओके, मैंने गलती से यहाँ पे ड्राई आइसक्रीम लिख दिया, ड्राई फ्रूट्स लिखना था मुझे। और क्या? ऑयल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। जब आइसक्रीम्स बनाए जाते हैं तो उसमें वेजिटेबल ऑयल्स जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल मतलब कौन सा ऑयल, पता है आपको? ये नाम सुना है कभी आपने? यस सर, डाल्डा ऑयल। हाँ, सबसे हार्मफुल वेजिटेबल ऑयल है ये, सबसे हार्मफुल। मतलब अगर आप लोग डालडा ऑयल खा रहे हो घर में, अगर आपके डालडा ऑयल है तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सर ऑल्सो सबसे नोन एज वनस्पति ऑयल। वनस्पति ऑयल, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। दीक्षा को बहुत सारी चीजें पता है किचन के अंदर की। तो ये जो है ना, ये एक्चुअली बहुत ही हार्मफुल होता है। ओके, आप अगर उसको कंज्यूम कर रहे हो तो उसको तुरंत बंद कर दो, क्योंकि ये जो वनस्पति ऑयल होता है, डालडा ऑयल होता है, ये हमारे जो हार्ट है, ओके, उसमें जो वेन्स होती है,
कार्टिलरीज, ओके, उसके अंदर ऐसे जम जाता है, मतलब ये समझो ये वेन है, ओके, तो ऐसे ऑयल जो है ये ऐसे यहाँ पे जाके जम जाता है, ओके, और फिर उससे क्या हो जाता है, जो हार्ट फ्लो होता है हमारा वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और फिर हार्ट अटैक जो है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन करके इसके ऊपर जो है एक नेट बिठा बिठा देते हैं, ओके, और फिर यहाँ से फ्लो जो है उसको करते चालू, लेकिन फिर भी इट इज वेरी मच हार्मफुल, ओके। तो इसका इस्तेमाल भी जो है आइसक्रीम्स बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये चीप होता है बहुत ही, ओके, कीमत कम होती है इसकी, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल जो है जनरली किया जाता है। अभी हर एक नहीं करती है, ऐसे नहीं है, कुछ कंपनी जो है दे यूज वेरी प्रॉपर थिंग्स, ओके, कुछ कंपनी जो है बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। देखिए रॉ मटेरियल अगर अच्छा है तो आउटपुट भी अच्छा निकलेगा, तो इसके लिए वो रॉ मटेरियल जो है वो भी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ आइसक्रीम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वनस्पति ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। तो आप जो है उसको देख लीजिए, जब भी आप आइसक्रीम लोगे तो उसको पढ़िए जरूर, उसमें क्या क्या दिया है क्या नहीं है। आप याद रखिए, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, आप उसको खाने वाले हो, तो उसका आपकी सेहत के ऊपर असर होगा, ओके, इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ। तो जो चीजें आपके लिए सेहत के लिए अच्छी है उसको आप कंज्यूम करो, लेकिन जो आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है उसको आप कंज्यूम मत करो। तो वो आप पढ़ते जाओ कि जो भी प्रोडक्ट्स आप लोगे उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसमें क्या क्या चीजें दी है, ओके। तो ये सारे जो है दिस इज ऑल रॉ मटेरियल विच वी रिक्वायर, ओके। और भी है चीजें, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, ओके। तो ये सो जो चीजें है ये हमें फ्रिक्वेंटली लगने वाली है, ओके। अभी ये बार बार हमें लगेगा, okay, we are going to require this maybe every day, every week, every month, okay। तो फिर ये सब चीजें परचेस करने के लिए भी हमें पैसे की जरूरत लगेगी, okay। तो इसके लिए भी हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो होनी जरूरी है, ओके। अभी हम लोग जब एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो एसेट में से हमें डायरेक्टली कुछ रिटर्न्स तो मिलेंगे नहीं। मशीन्स आपने खरीदी है तो मशीन आपको कुछ फाइनेंशियल रिटर्न नहीं देगा, ओके। आप उसमें से प्रोडक्शन करोगे और फिर वो बेचोगे, फिर आप उसको आपको पैसे मिलेंगे, ओके। लेकिन अगर आपने रॉ मटेरियल नहीं लाया तो फिर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसके लिए रॉ मटेरियल लाने के लिए पैसे जो है वो हमारे पास होने बहुत जरूरी है, ओके। अभी बिजनेस में क्या होता है, सारी चीजें कैश पे नहीं चलती, ओके, क्रेडिट पे भी कुछ चीजें चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आइसक्रीम बनाया है, अभी आपकी फैक्ट्री है, ओके, तो फैक्ट्री में से आइसक्रीम कहाँ पे जाएगा फिर? अभी फैक्ट्री है आपकी, ओके, आप फिर अभी किसको सप्लाई करोगे? फैक्ट्री में से कहाँ पे जाएगा वो प्रोडक्ट? किसके पास जाएगा वो? होलसेलर, करेक्ट, होलसेलर। होलसेलर से फिर किसके पास जाएगा वो? रिटेलर्स, रिटेलर। और फिर रिटेलर से उसको कहाँ पे दिया जाएगा? कंज्यूमर, कंज्यूमर। वेरी गुड, ओके। तो यहाँ पे हमारी फैक्ट्री है, हम उसको होलसेलर को देंगे, होलसेलर से फिर रिटेलर के पास जाएगा और फिर कंज्यूमर के पास जाएगा, ओके। अभी ये जो चेन है, ओके, दिस इज नॉट टोटली कैश चेन, ओके। यहाँ पे जो है क्रेडिट वाली चीजें भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी फैक्ट्री है तो हम लोग होलसेलर को जो है क्रेडिट पे माल देंगे, ओके, हम लोग जो है क्रेडिट पे माल देंगे, ओके। अभी याद रखिए आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री जो है उसको भी सप्लायर की जरूरत है। अब ये सप्लायर जो है ये भी आपको क्रेडिट पे माल देगा, फिर आप उसको बनाओगे और फिर उसको होलसेलर को भेजोगे तो वो भी आपसे क्रेडिट में लेगा। तो यहाँ पे भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो आपको जो है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन प्लान करते समय बहुत ही केयरफुली प्लान करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सप्लायर ने अगर आपको 45 डेज का पीरियड दिया है पेमेंट करने के लिए, ओके, तो आपको होलसेलर को मैक्सिमम 30 डेज का पीरियड ही देना पड़ेगा, ओके, क्योंकि 10-15 8-10 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो अगर सप्लायर ने आपको 45 डेज का पीरियड दिया है, क्रेडिट पीरियड जिसको कहते हैं हम लोग, मतलब 45 डेज के बाद आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ओके। और अगर आप होलसेलर को दे रहे हो क्रेडिट पीरियड तो वो 30 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। अगर ऐसे हो गया कि उसने आपको 30 डेज दिए हैं और आपने होलसेलर को अगर 45 डेज दिए हैं तो आपको पैसे 45 डेज के बाद मिलेंगे, लेकिन आपको देने कब पड़ेंगे? होलसेलर को 30 दिन में ही देने पड़ेंगे।
तो फिर ऐसे समय पे आपके पास कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा लगेगी। इसके लिए जब भी आप फैक्ट्री या फिर जब भी आप बिजनेस करोगे तो आपको ये क्रेडिट वाली चेन जो है इसको बहुत ही प्रॉपरली प्लान करना पड़ता है। सप्लायर जब आपको रॉ मटेरियल देगा तो वो आपको क्रेडिट पे देगा, तो वो आपको जब क्रेडिट में देगा तो वो आपको कुछ दिन की मोहलत देगा। तो समझो 45 डेज का पीरियड दिया है उसने उसने आपको कहा है कि 45 डेज के बाद जो है आप पेमेंट करो। अभी आप होलसेलर को भी दे रहे हो क्रेडिट पे, तो जब होलसेलर को दोगे तो आपको पीरियड जो है वो कम रखना पड़ेगा, ताकि 30 दिन के बाद जो आएगा पैसा फिर आप उसमें से जो भी सेलर की या फिर सप्लायर की जो भी अमाउंट होगी आप उसको पे कर दोगे। तो इसके लिए ये क्रेडिट पीरियड आपको बहुत ही प्रॉपरली प्लान करना पड़ता है, क्योंकि आपको पैसे जो है वो बार बार लगेंगे। अभी इसमें से समझो होलसेलर ने अगर आपको टाइम पे पैसे नहीं दिए तो फिर क्या हो जाएगा, आप सप्लायर को टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो इससे दोनों के रिलेशंस खराब हो जाएंगे। आपका सप्लायर के साथ रिलेशन खराब हो जाएगा और आपका होलसेलर के साथ जो है वो भी रिलेशन खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि बिजनेस में रिलेशंस के ऊपर जो है वो बिजनेस चलता है। ओके, और ये रिलेशंस कैसे बनते हैं, ये रिलेशंस कैसे बनते हैं, भरोसे के आधार पे ये रिलेशंस बनते हैं। और भरोसा कैसे होता है, तो टाइम पे अगर पेमेंट किया तो भरोसा हो जाता है। तो इसके लिए टाइम पे पेमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो सप्लायर अगर आपको 45 डेज का पीरियड दे रहा है तो आपको 45 डेज के अंदर ही उसको पेमेंट करना है, तभी वो अगली बार आपको क्रेडिट पे देगा। ओके, अभी बिजनेस सेट है तो सप्लायर आपको क्रेडिट पे देगा। आपका नया बिजनेस है तो आपको कोई क्रेडिट पे नहीं देगा। तो शुरू शुरू में आपको जो है इमीडिएटली कैश पेमेंट करके रॉ मटेरियल जो है वो लेना पड़ेगा। तो शुरू शुरू में आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको फिक्स कैपिटल के लिए भी पैसे लगेंगे एसेट्स परचेस करने के लिए, और आपको ये जो रॉ मटेरियल वगैरह है इसको परचेस करने के लिए भी पैसे लगेंगे। जैसे आपका बिजनेस सेट हो जाएगा फिर उसके बाद आपके पास क्रेडिट होगा, आपको क्रेडिट दिया जाएगा। फिर आपके पास 45 डेज का पीरियड है, आप होलसेलर को 30 डेज का पीरियड दे रहे हो, तो 30 डेज के बाद होलसेलर से पैसे आएंगे और फिर आप इमीडिएटली जो है सप्लायर को पेमेंट कर सकते हो। लेकिन ये कब होगा, कुछ सालों के बाद होगा। लेकिन शुरू शुरू में कोई सप्लायर आपको इमीडिएटली क्रेडिट पे नहीं देगा, तो फिर आपको वहां पे जो है कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है ये बहुत ही सोच समझ के आपको रखनी पड़ती है। ओके, तो एक्सेस कैश हमेशा मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि क्या होगा देखो, जैसे मैंने कहा कि होलसेलर ने अगर टाइम पे पेमेंट नहीं किया, लेकिन सप्लायर को तो आपको टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा, वरना अगली बार वो आपको क्रेडिट पे देगा नहीं। तो फिर ऐसे समय पे आपके पास एक्स्ट्रा कैश, एक्सेस कैश जो है वो होना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, अभी बिजनेस में बहुत सारे ओवरहेड्स होते हैं जो अचानक हमें आ सकते हैं, फिर जिनका पेमेंट हमें करना पड़ता है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग फीस है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, इंश्योरेंस है, इंटरेस्ट है, लीगल फीस है, रेंट है, रिपेयर है, टैक्सेस है, टेलीफोन बिल है, ट्रैवल एक्सपेंडिचर है। तो ये बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हमें करना ही पड़ता है। ओके, उनसे हमें डायरेक्टली कुछ आउटपुट मिलता नहीं, लेकिन हमें करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट। ओके, अभी आप एडवर्टाइजमेंट अभी अगर आप कर रहे हो तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं, कुछ सालों के बाद आपको मिलेगा। ओके, तो आपको लेकिन करना तो पड़ेगा अभी। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का बेनिफिट अभी आपको कुछ मिलेगा क्या? नहीं, लेकिन आपको निकालना तो पड़ेगा। कल को अचानक से कुछ हो गया तो फिर आपको इतना बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। बैंक से अगर आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। बाकी रिपेयर, टैक्सेस, टेलीफोन बिल, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब जो है वो तो आपको करने ही पड़े। तो रॉ मटेरियल के लिए भी पैसे चाहिए आपको। ओके, जो वर्कर्स है आपके यहाँ पे उनको भी आपको पेमेंट देना है। इसके अलावा ये सारे जो एक्सपेंसेस है, लाइट बिल, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर्स है, टेलीफोन बिल है, तो ये सारे खर्चे भी हर महीना आपको करने हैं। तो आपको उसको प्रॉपरली प्लान करके अमाउंट जो है उसको निकालनी पड़ेगी कि इतना पैसा जो है हर महीने हमें लगने वाला है, और फिर उसके बाद जो है आप वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो आपको कैपिटल जो है वो किस चीज के लिए अरेंज करना पड़ेगा, तो जो इन्वेंट्रीज है आपकी, मतलब आपका स्टॉक है, इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है? स्टॉक। तो आपको स्टॉक प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, अभी आइसक्रीम का ऐसे नहीं कि ऑर्डर आई, जैसे फॉर एग्जांपल आप होटल में गए हो
ओके, होटल में आपने समझो डोसा ऑर्डर किया है, ओके, तो फिर आपके ऑर्डर आने के बाद वो डोसा बना के आपको दे देते, ओके। लेकिन आइसक्रीम का ऐसे नहीं है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट आने के बाद फिर आप आइसक्रीम बनाना चालू करोगे क्या? नहीं, आपको उसको पहले ही बना के उसको स्टॉक में रखना पड़ेगा, और जैसे ऑर्डर आती जाएगी आपको उसको भेजना पड़ेगा, तो आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए आपको रॉ मटेरियल लगेगा, मतलब पहले बना के रखना पड़ेगा, तो फिर पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे, फिर जैसे माल बेचा जाएगा वैसे आपके पैसे रिकवर होते जाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम जो है हमें लग सकता है। तो फिर ऐसे समय हमारे पास कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होनी जरूरी होती है, ओके। इसके अलावा जो रिसीवेबल्स है उनको भी फाइनेंस करना पड़ता है। रिसीवेबल्स मतलब हमारे डेटर्स वगैरह, ओके, तो उनके यहाँ पे पैसे हमारे अटके हुए होते हैं, तो कुछ दिन हमें रुकना पड़ता है। कभी कभी ऐसे होता है कि जल्दी से दे, इसके लिए उनको डिस्काउंट भी ऑफर करना पड़ता है, तो डिस्काउंट की वजह से फिर से अमाउंट कम हो जाती है। एक तो ऑलरेडी वो लेट किया है उन्होंने, फिर डिस्काउंट जो है वो भी नुकसान है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। और इसके अलावा जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जैसे रेंट है, लाइट बिल है, वर्कर्स की पगार है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ओके, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं कि जो रोज होने वाले हैं। तो इन सब चीजों के लिए भी पैसे जो है हमें प्रॉपरली प्लान करके रखने बहुत जरूरी होते हैं, ओके। तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही हमें सोच समझ के प्लान करनी बहुत जरूरी होती है, ओके। अभी फाइनेंशियल टर्म्स में, ओके, वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ओके। हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में या फिर फाइनेंशियल टर्म्स में वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, तो जो हमारे करंट एसेट्स है, ओके। व्हाट आर करंट एसेट्स? पिछले साल आपने देखा होगा, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, दो तरह के एसेट्स होते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी। करंट एसेट्स मतलब कौन से एसेट्स? गिव मी एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स। यस, करंट एसेट्स मतलब कौन से एसेट्स होते हैं? किसी को भी नहीं पता करंट एसेट्स? Machineries. which we can convert easily into cash. वेरी गुड। तो जिसको हम लोग कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम लोग करंट एसेट कहते हैं। तो मशीनरी फिक्स एसेट है कि करंट एसेट है? Fixed assets. फिक्स्ड एसेट है। तो फिर करंट एसेट का एग्जांपल? Goods. गुड्स, करेक्ट। तो गुड्स मतलब स्टॉक या फिर कैश, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, ओके, ये सारे क्या हो गए? दिस कॉल्ड एज करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज मतलब कौन सी लाइबिलिटीज? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, जिनका रीपेमेंट करने का पीरियड 1 साल के अंदर का होता है, जैसे क्रेडिटर्स, या फिर शॉर्ट टर्म पे हमने बैंक लोन लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये सारी चीजें जो है करंट लाइबिलिटीज में आएगी, ओके। तो यहाँ पे गर्टसनबर्ग नाम के एक इकोनॉमिस्ट है, ओके, उन्होंने वर्किंग कैपिटल के बारे में डिफाइन किया है। एज पर मिस्टर गर्टसनबर्ग, working capital is excess of current assets over current liabilities. मतलब minus asset minus current liability is nothing but working capital. तो उन्होंने वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन हमें दी है। उनके मुताबिक वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ओके, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल, ओके। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज is called as working capital as per गर्स्टनबर्ग, ओके। और एक डेफिनेशन हमें दी है जेएस मिल की, देखो, अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, द सम ऑफ करंट एसेट्स
इज वर्किंग कैपिटल। तो जेएस मिल के मुताबिक जो भी करंट एसेट्स है उनकी अगर हम लोग टोटल करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। ओके, तो इसमें कंपनी जो है सारे करंट एसेट्स को कंसिडर करती है, जिसको हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं। ओके, तो दो अलग अलग डेफिनेशंस हमें दी है। एक मिस्टर गर्स्टनबर्ग की डेफिनेशन है जहां पे उन्होंने कहा है कि वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, और जेएस मिल की भी हमें डेफिनेशन दी है, उनके मुताबिक सम ऑफ करंट एसेट इज वर्किंग कैपिटल। ओके, तो ये दो डेफिनेशन जो है आप याद रखिए, इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस इतने आएंगे नहीं। ओके, इस टॉपिक में बेसिकली एक डिस्टिंग्विश आता है, ओके, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के ऊपर, तो आपको बस वो डिस्टिंग्विश जो है उसको अच्छे से करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक साइकिल दी है, देखो वर्किंग कैपिटल की एक साइकिल दी है, हमें किस तरह से वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमें प्रोडक्शन करना है। ओके, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें चाहिए फाइनेंस, दैट इज कैश। ओके, उसके बाद हम लोग उसको बना के बेचेंगे। ओके, अभी क्रेडिट पे बेचेंगे तो अमाउंट विल बी रिसीवेबल। फिर पीरियड के बाद जो है पैसे कलेक्ट हो जाएंगे हमारे, तो कैश रिसीव हो जाएगी, और फिर उससे हम लोग जो है खर्चा करेंगे, फिर से प्रोडक्शन होगा, सेल्स होगा, कलेक्शन होगा, फिर से रॉ मटेरियल परचेस करेंगे हम लोग, प्रोडक्शन होगा, सेल्स होगा, फिर से पैसे आएंगे, फिर से उन पैसों से हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेंगे, प्रोडक्शन होगा, सेल्स होगा, कलेक्शन होगा। ओके, तो ये चलता रहेगा। ओके, दिस विल गो ऑन मूविंग। ओके, तो हमें प्रोडक्शन करने के लिए पैसे चाहिए। ओके, तो ये साइकिल शुरू कहाँ से होगी, बेसिकली सप्लायर से होगी। ओके, तो ये साइकिल शुरू कहाँ से होगी, तो सप्लायर से होगी। ओके, सप्लायर हमें क्या देगा, तो ही विल गिव अस रॉ मटेरियल। ओके, रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, बाकी कॉस्ट के साथ ऐड करके प्रोडक्शन करेंगे उसका। ओके, प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, फिर सेल्स। ओके, सेल्स के बाद हम लोग ने अगर क्रेडिट पे माल बेचा है तो अमाउंट जो है वो रिसीवेबल हो जाएगी। फिर पीरियड के बाद जो है उसका कलेक्शन किया जाएगा। ओके, फिर कलेक्शन के बाद फिर से वो जो अमाउंट है, अभी कलेक्शन किसके पास से होगा, सेल्स किसको करेंगे हम लोग, होलसेलर को करेंगे। ओके, फिर होलसेलर से हमें अमाउंट रिसीवेबल होगी, फिर होलसेलर से जो है हमें पैसे रिसीव हो जाएंगे, फिर हम लोग उन पैसों को देंगे सप्लायर के पास, फिर सप्लायर हमें रॉ मटेरियल देगा, रॉ मटेरियल और बाकी खर्चा करके हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, फिर प्रोडक्शन करने के बाद हम लोग उसको बेचेंगे, फिर क्रेडिट पे होलसेलर को दिया जाएगा, कुछ दिन के बाद होलसेलर हमें पैसा देगा, फिर से वो पैसा जो है हम लोग सप्लायर को देंगे, फिर सप्लायर रॉ मटेरियल देगा। तो ये कंटिन्यूअसली जो है प्रोसेस चलती जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज साइकिल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, अभी इसमें सिर्फ खर्चा बनाने का है क्या, रॉ मटेरियल और बाकी कॉस्ट, मतलब सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड है क्या, नहीं। ओके, प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट कौन कौन सी होती है, तो लेबर की कॉस्ट होती है। ओके, पैकिंग कॉस्ट होती है, उसके बाद लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, उसके बाद मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट याद है आपको, फाइनल अकाउंट्स में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ओके, तो ट्रेडिंग के डेबिट में जो जो हम लोग लिखते हैं दैट इज ऑल विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो ट्रेडिंग के डेबिट में कौन कौन सी कॉस्ट हम लोग लिखते हैं, कौन कौन से खर्चे हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाते हैं। Freight, ओके, और क्या क्या दिखाते हैं हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट में, factory rent, ओके, फैक्ट्री रेंट, और वेजेस है, रॉयल्टी है। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो सारे रॉ मटेरियल में आते हैं, सॉरी वो सारे प्रोडक्शन रिलेटेड आते हैं। लेकिन बिजनेस में सिर्फ उतना ही खर्चा है क्या, no sir, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे हैं।
तो फिर वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, इनडायरेक्ट वाले प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से एक्सपेंसेस है हमारे, सैलरीज, सैलरी है, रेंट है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट है, स्टेशनरी है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, ऑडिट फीस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट है, और क्या क्या है, कमीशन हमने पे किया है किसी को तो वो कमीशन है, और कौन कौन से खर्चे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, लीगल फीस, यस, लीगल फीस, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस। तो देखो खर्चे कितने सारे, ओके। अभी इतने सारे खर्चों को करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना। तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो फ्रीक्वेंटली होती है। मतलब ये सारे खर्चे जो है ये आपको कभी 2-4 साल के बाद एक बार करना है क्या, लाइट बिल आप 5 साल में एक बार भरते हो क्या, लेबर की नो, पगार 5 साल में एक बार करते हो क्या, नहीं, उसको हमें हर महीना करना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है। रॉ मटेरियल का पेमेंट आप 2 साल के बाद करोगे क्या, नो, नहीं करोगे, ओके। जब मेरे दादाजी थे, ओके, मेरे दादाजी के टाइम पे हम लोग ग्रोसरी लेते थे, ओके, किराना, ओके। तो पेमेंट कब होता था पता है क्या, दिवाली टू दिवाली, मतलब अभी ये दिवाली में पेमेंट कर दिया ना, फिर अगला पेमेंट कब होगा, नेक्स्ट दिवाली में। तो पूरा साल तो हम लोग किराना लेते रहेंगे, लेकिन पेमेंट कब होगा, ये दिवाली में, फिर उसके बाद अगले दिवाली में। तो पूरे साल का भी, ये साल में जितना भी दिवाली का भी, अभी ये साल में नेक्स्ट मंथ है शायद अक्टूबर नवंबर में कभी तो भी होगी दिवाली, तो तब तक जितना भी होगा, ओके, उसका पेमेंट ये वाली दिवाली में हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिवाली तक जितना भी हम लोग किराना लेंगे, जो भी ग्रोसरी हम लोग लेंगे, उसका पेमेंट कब होगा, नेक्स्ट दिवाली में, ओके। तो पहले जमाने में ऐसे चलता था, अभी चलेगा कैसे, अभी कोई करेगा क्या ऐसे, नो सर। नहीं करेगा। अभी इतना एक साल तक कौन रुकेगा पेमेंट के लिए, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, ओके। तो एक साल के लिए जो है हम लोग पेमेंट के लिए नहीं रुक सकते, ओके। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या फिर ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 महीना, उससे ज्यादा तो नहीं, क्योंकि आगे भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, तो उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ही जरूरी होती है। इसके लिए ये जो एक्सपेंसेस है, तो उसमें डायरेक्ट वाला भी पार्ट है और इनडायरेक्ट वाला भी पार्ट है, तो बहुत सारे खर्चे हैं जो बिजनेस को उठाने हैं। फिर ऐसे समय पे बिजनेस के पास पैसे जो है वो हाथ में होना बहुत ही जरूरी है, ओके। पैसे जो है हाथ में होना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये सारे खर्चे हमें लगने वाले, ये सारे खर्चे बिजनेस में आने वाले हैं। तो इसके लिए इन सब खर्चों को करने के लिए भी हमारे पास पैसे होना बहुत जरूरी है। अभी ये जो साइकिल है देखो, सप्लायर से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से सेल्स, रिसीवेबल, कलेक्शन, इसमें समझो गड़बड़ हो गई। फॉर एग्जांपल होलसेलर ने आपको टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, होलसेलर ने समझो आपको टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो क्या आप सप्लायर को बोल सकते हो क्या कि होलसेलर ने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे पैसे में नहीं दे सकता, ऐसे आप सप्लायर को बोल सकते हो क्या, नो नो, नो सर। नहीं, वो बोलेगा वो तो अभी तुम लोग का है, आप लोग आपका देख लो, मेरा क्या है उसमें, मेरा पेमेंट आप कर दो, ओके। सामने वाले से आपको कब आना है कब नहीं वो तो आप अपना देख लो, मेरा पेमेंट आप टाइम पे कर दो। तो फिर अभी होलसेलर से तो पैसे आए नहीं है हमारे पास, लेकिन सप्लायर को हमें देना है। तो फिर ऐसे समय पे हमारे खुद के पास पैसे होने बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल जो है इसकी रिक्वायरमेंट हर बार फ्रीक्वेंटली हमारे जरूरी होती है। फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो नॉन रिकरिंग है, वो क्या हमें बार बार नहीं लगने वाली। एक बार आपने लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी सब परचेस कर लेना तो 5-10 साल आपको फिर से उसको लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिल सकता है। लेकिन वर्किंग कैपिटल जो है इसकी रिक्वायरमेंट तो आपको बार बार लगेगी, इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल जो है बहुत जरूरी होता है, ओके। अभी इसके भी कुछ फैक्टर्स है,
जो वर्किंग कैपिटल के ऊपर असर करते हैं। ओके, कौन से फैक्टर्स है? सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। ओके, अभी जो मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस है उनको तो वर्किंग कैपिटल लगेगा ही, क्योंकि उनको जो है क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन करना है तो उनको रॉ मटेरियल तो लगेगा ही। लेकिन कुछ सालों के बाद, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस एक बार सेट हो गया तो फिर क्रेडिट पे माल चलेगा, तो फिर क्रेडिट पे अगर चल रहा है तो फिर वहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो अपने आप थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज अगर है, पब्लिक यूटिलिटी मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी वाली जो मैंने आपको बताई थी, देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर भी ड्रॉ किया था, ये देखो। ओके, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो अभी यहाँ पे जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है कम लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है जनरली, अभी देखो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? व्हाट इज दिस? स्क्रीन दिख रहा है इन सबको? आपको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ उसका। ओके, दिखाई दे रहा है अभी सबको? Yes, sir. ओके, व्हाट इज दिस? ये क्या है? Solar panel. solar panel. सोलर पैनल। ओके, अब ये सोलर पैनल लगाने के लिए तो हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो सोलर पैनल बिठाने के लिए जो कैपिटल हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग फिक्स कैपिटल कहेंगे कि वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल। क्या कहेंगे उसको हम लोग? फिक्स कैप, सॉरी, सोलर कैपिटल Sir, कहेंगे your कि voice वर्किंग is कैपिटल कहेंगे? breaking. Sir, your voice is breaking. देखो मैं फिर, नाउ इज इट ओके? अभी ठीक है? Yes. ओके, तो मैंने आपको पूछा कि सोलर पैनल बिठाने के लिए जो कैपिटल इस्तेमाल होगा उसको हम लोग फिक्स कैपिटल कहेंगे कि वर्किंग कैपिटल? Fixed capital. हाँ, तो दैट Fixed विल बी capital. कॉल्ड, दैट विल बी कॉल्ड एज फिक्स कैपिटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसको बना रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे ये जो पैनल हम लोग लगा रहे हैं, दिस इज आवर एसेट, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें कितने सालों के लिए मिलेगा? लंबे समय के लिए मिलेगा, करेक्ट? Yes. आपके पास है, किसी के पास सोलर पैनल है आपके पास? किसी के पास सोलर हीटर है आपके पास? कोई Yes, है sir. जिसके पास है सोलर हीटर? Yes. ओके, भाभी का आपके यहाँ पे है सोलर हीटर? Yes, sir. तो कितने साल हो गए अभी आपको उसको बिठाए हुए? 5 साल हुए. ओके, 5 साल हो गए। ओके, मेरे घर पे भी सोलर वाटर हीटर है। ओके, उसको कितने साल हो गए आपको पता है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसका आंकड़ा 21। ओके, 2000 में हमने बिठाया था और अभी चल रहा है 2021। ओके, तो 21 ईयर्स हो गए और अभी भी सोलर वाटर हीटर जो है हमारा बहुत ही अच्छे से चल रहा है। सिर्फ बारिश के सीजन में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम आता है, लेकिन बाकी समर और विंटर में जो है पानी आज भी बहुत ही अच्छे से गर्म होता है, मेंटेनेंस भी उसको इतना नहीं है। ओके, तो खर्चा जो हमने किया था वो एक ही बार किया है। ओके, अभी ये जो सोलर पैनल हमने बिठाया है इसके लिए हमें एक बार खर्चा आएगा। अब इसको रॉ मटेरियल क्या चाहिए? अभी हम लोग सोलर पैनल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? सोलर में इलेक्ट्रिसिटी किसके आधार पे बनती है? व्हाट इज द रॉ मटेरियल? Solar energy. मतलब सनलाइट, करेक्ट? Yes. अब ये सनलाइट के पैसे देने पड़ते हैं क्या हमें? No. No. तो पैनल बिठाने के लिए खर्चा हो गया, लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए उसके लिए हमें खर्चा तो करना पड़ेगा नहीं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी. कम कम हो हो जाए. जाएगी। अंडरस्टूड? लेकिन वही अगर प्रोडक्शन है, ओके, यहाँ पे देखो अभी ये समझो कार बना रहे हैं, ओके, तो कार बना रहे तो वहां पे फिर रॉ मटेरियल लगेगा, तो फिर रॉ मटेरियल के लिए फिर पैसे चाहिए,
तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो जहां पे पब्लिक यूटिलिटी वाला बिजनेस है वहां पे जनरली ऐसे होता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन जहां पे मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन जहां पे मतलब प्रोडक्शन किया जाता है, ऐसे बिजनेसेस में जनरली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। या फिर अगर वो ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न मतलब यहाँ पे जो मैंने फोटो निकाला है, दिख रहा है आपको फोटो, ये आपने कहाँ पे देखा है ऐसी चीजें? malls, DMart. करेक्ट। तो अलग अलग मॉल्स जो होते हैं जैसे डी मार्ट है, ओके, या फिर बिग बाजार है। कभी गए हो आप ऐसे मॉल या फिर बिग बाजार में? Yes, sir. तो वहां पे आपने अगर Yes, sir. देखा होगा तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे होते हैं। ओके, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। यस भाविका, एनी डाउट? यस सर, वो सोलर पैनल का टॉपिक चल रहा था, तो फिर उसमें जो हमें क्लीनिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, तो फिर उसके लिए तो वर्किंग कैपिटल लगता है ना, तो फिर वो कितना 6 लगेगा उसको? मंथ। कंपेयर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम लोग समझो सोलर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, कम होगी लगेगा ना। तो, बट द रिक्वायरमेंट विल बी लेस कंपेयर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग। ओके, अगर हम लोग उसको मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग बिजनेस के साथ कंपेयर करेंगे तो रिक्वायरमेंट वहां पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो इन कंपैरिजन विथ अदर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड लेस। ओके, तो उन्होंने वैसे ही दिया यहाँ पे कि पब्लिक यूटिलिटी बिजनेसेस जो होते हैं उनको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने की इतनी जरूरत नहीं होती, मतलब कम करनी पड़ती, कम रखनी पड़ती। ओके, या फिर जहां पे कैश में बिजनेस हो रहा है, ओके, जहां पे बिजनेस कैश पे हो रहा है, क्रेडिट पे नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉल में जब आप परचेस करते हो तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, इमीडिएटली पेमेंट देना पड़ता है। ओके, इमीडिएटली आपको पेमेंट जो है वो करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोकल ग्रोसरी स्टोर से खरीदोगे, ओके, लोकल ग्रोसरी स्टोर मतलब हमारे जो आसपास का जो किराना वाला दुकान होता है उससे अगर आप परचेस करोगे तो वहां पे आप उधार ही रख सकते हो। ओके, तो जहां पे उधारी आ गई वहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और जहां पे बिजनेस कैश में चल रहा है जैसे मॉल में, तो उनको ज्यादा कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इनफ्लो बहुत ज्यादा है उनका, कैश उनको रेगुलरली जो है वो मिल रही है। ओके, तो उनको जो है रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि रिजर्व कितना चाहिए। ओके, वेदर वी रिक्वायर टू रिजर्व वर्किंग कैपिटल और नॉट। तो जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो सेट कंपनीज है उनको भी इतना रिजर्व रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको क्रेडिट मिलता है, तो होलसेलर से उनको पैसे मिलेंगे और फिर वो सप्लायर को पेमेंट कर सकते हैं, तो वहां पे जो है क्रेडिट पीरियड मिलता है। लेकिन अगर वो बिजनेस नया नया स्टार्ट हुआ है तो फिर वहां पे जो है उनको रिजर्व रखने की बहुत जरूरत होती है। ओके, या फिर जहां पे क्रेडिट में बिजनेस चलता है वहां पे भी रिजर्व जो होता है वो रखना पड़ता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे खर्चे आ सकते हैं, या फिर डेटर से अगर लेट हो गया तो फिर पेमेंट जो है वो तो क्रेडिटर को करना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसे समय पे कैश रिजर्व होना बहुत जरूरी है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। लेकिन जहां पे कैश में ट्रांजैक्शन चल रहे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया डी मार्ट, बिग बाजार, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपने कोई भी चीज खरीदी तो आप उसको बोल सकते हो क्या कि मैं कल पैसे लाके दूंगा। मॉल से समझो आपने कुछ लिया है, तो कैन यू टेल दैट वी विल गिव पेमेंट टुमारो, वी विल मेक पेमेंट टुमारो? नहीं। लेकिन अगर आप लोकल स्टोर से ले रहे हो, ओके, लोकल कोई स्टोर है आपके आसपास, पहचान वाला कोई दुकानदार है, और उससे अगर आप ले रहे हो तो आप उसको बोल सकते हो क्या कि मैं 1 हफ्ते के बाद पैसे दूंगा। यस। यस, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, उसके पैसे जो है वो अटक जाएंगे। वो डेटर्स के पास से जब आएगा फिर वो पेमेंट कर पाएगा, लेकिन उसको जो है क्रेडिटर को तो टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा। फिर ऐसे समय पे उसके पास वर्किंग कैपिटल का रिजर्व होना बहुत जरूरी है। तो जनरली ऐसे बिजनेसेस में जहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस चलते हैं, जहां पे क्रेडिट फैसिलिटीज दी जाती है, वहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। और जहां पे कैश ट्रांजैक्शन चलते हैं
वहां पे वर्किंग कैपिटल के रिजर्व जो है वो हमें रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली हमें पैसे मिल रहे हैं, हम लोग पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो नेचर जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है किस तरह से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है हमें होगी। ओके, समझ में आया यहाँ तक? हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? यस सर। Yes. ठीक है, इसको मैं कल कंटिन्यू करता हूँ। ओके, ये पूरा तो आज हो नहीं पाएगा, लेकिन कल के लेक्चर में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, 8, 9, 10 पॉइंट्स है। ओके, तो ये लास्ट पार्ट है हमारे लेसन का। इसके बाद हमारा लेसन जो है, फर्स्ट टॉपिक जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये बाकी के जो 9 पॉइंट्स है इसको मैं कल सेम 4 बजे जो है हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। ओके, समझ में आया? या तो कोई डाउट है किसी को? Yes, sir. Understood. ओके, फिर ठीक है, मैं रुकता हूँ आज, कल इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं। ये लास्ट पार्ट हम लोग कवर कर लेंगे और फिर ये टॉपिक जो है हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, हम लोग हर एक टॉपिक के बाद एक एमसीक्यू टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन ही होगी। ओके, आप घर बैठे उसको दे सकते हो, ताकि कितना पार्ट आपको समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया है, कंसेप्ट जो है आपको कितने आ रहे हैं, कितने नहीं है, डाउट्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है हम लोग उसको कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग हर एक टॉपिक के बाद जो है वो भी एक एमसीक्यू टाइप टेस्ट लेंगे। तो कल इसको खत्म कर लेंगे हम लोग, और फिर परसों के दिन जो है हम लोग इसके ऊपर एक टेस्ट अरेंज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, फिर रुकता हूँ मैं आज, कल इसको कंटिन्यू करता हूँ। Thank you, sir. यस, थैंक Thank यू, you, हैव अ sir. गुड डे।